हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। इस विंडोज सर्वर 2022 की वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने इंस्टॉलेशन को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड वो ये होंगे: ATDS, फॉरेस्ट्री, चाइल्ड डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर्स। सो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज सर्वर 22 के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होती क्या हैं। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो होती हैं वो यूज़ करते हैं हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सर्विस। बेसिकली ये यूज़ होती है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के, हमारे कौन से यूज़र्स हैं, वो कब लॉगिन करेंगे और अगर वो लॉगिन करेंगे तो वो क्या क्या चीज़ें एक्सेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प लेते हैं और उसकी मदद से हम ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो डोमेन सर्विस डिज़ाइन है कि हमारा जो डोमेन हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा। वो सिंगल डोमेन होगा, वो मल्टी डोमेन ट्री बनी होगी, या उसमें मल्टी ट्री फॉरेस्ट बना होगा, या उसके अंदर मल्टी फॉरेस्ट डोमेन बनेगा। बेसिकली ये डिज़ाइन व्यू होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ये होते किस टाइप के हैं। और थर्डली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हमें जो है ये सारी सर्विसेज के लिए हम क्या करेंगे। हम किसी कंप्यूटर के ऊपर या सर्वर के ऊपर इस सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे और उस सर्वर को हम कहेंगे हमारा डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर को मैं शॉर्ट में यूज़ करूँगा DCs, आप भी यूज़ करेंगे DC1, DC2 या ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, या RODC रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। यानी DC का मतलब होता है डोमेन कंट्रोलर, ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो लोगों को 10-10 साल होने के बाद भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के जो होते हैं कुछ लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं और कुछ फिजिकल होते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन दैट शेयर अ कॉमन लॉजिकल स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्कीमा, डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्लोबल कैटलॉग। बेसिकली फॉरेस्ट क्या होता है कि आपके पास जो होती है आपके पास एक बाउंड्री बनती है, सिक्योरिटी बाउंड्री, जिसके अंदर आप बहुत सारे क्या करते हैं अपने सर्वर ऐड कर सकते हैं। आप चाइल्ड डोमेन बना सकते हैं, ट्री डोमेन बना सकते हैं, आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं। यानी उसके अंदर क्या होगा, आपका यूज़र किसी एक डोमेन पे अगर लॉगिन हो रहा है और किसी दूसरे डोमेन में लॉगिन होगा तो उसको परमिशन होती है कि वो लॉगिन कर सके। तो इस तरह का एक सिक्योरिटी बाउंड्री बनती है टॉप लेवल पे, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। यानी फॉरेस्ट की अगर आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखेंगे तो फॉरेस्ट क्या होता है, इज अ इंस्टेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। मतलब एक इंस्टेंस बनता है जिसके अंदर मुख्तलिफ डोमेन को हम बना लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एक फॉरेस्ट के जो एक फॉरेस्ट होता है उसमें एक स्कीमा जो होता है वो कॉमन होता है और उसके ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी कॉमन होती है। अब स्कीमा क्या होता है, अगर आप सेकंड लास्ट डेफिनेशन देखें तो स्कीमा क्या है, डिफाइन ऑल एट्रीब्यूट्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ AD। स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं स्कीमा। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे आपका एक यूजर अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंटर एक ऑब्जेक्ट है, शेयर ड्राइव एक ऑब्जेक्ट है। तो हर ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे और उन ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वो क्या डिफाइन करता है, हमारा स्कीमा डिफाइन करता है। तो स्कीमा किस लेवल पर होता है, आपका फॉरेस्ट लेवल पे। यानी आप जब भी पहला डोमेन क्रिएट करते हैं तो एक नया फॉरेस्ट बनता है जिसमें आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी सारी एट्रीब्यूट सेव होते हैं। और वो जिस तरह से सेव होते हैं, जिस कॉन्फ़िगरेशन में सेव होते हैं उसको हम स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्कीमा के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरा एक ऑब्जेक्ट है सलमान, मेरा एक सपोज करें यूजर नेम है। तो यूजर नेम के ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, उसका ब्लड ग्रुप, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, अपनी स्कीमा में। और स्कीमा कहाँ बनता है, हमारा फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट कहाँ बनता है, जब हम पहला डोमेन अपना इंस्टॉल करते हैं जिसको हम रूट डोमेन भी कहते हैं, तो उसी के साथ हमारा एक फॉरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या बनता है, जब भी पहला डोमेन आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक तो डोमेन बनता है, उसको रूट डोमेन करते हैं, और इसी के साथ आपका एक फॉरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ग्लोबल कैटलॉग क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये होती है कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह की उसकी लिस्ट होती है एक सर्विस के पास, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। यानी कौन कौन से यूजर्स आपके डोमेन में हैं या आपके फॉरेस्ट के अंदर हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट हैं। सारे एट्रीब्यूट तो नहीं होते लेकिन सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स उसके पास होते हैं।
उसके बाद चीज होती है दूसरी ट्री। ट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डोमेन दैट शेयर अ कॉमन डीएनएस नेम स्पेस। अभी हम देख लेते हैं कि ट्रीज भी क्या होते हैं, अभी ग्राफिकल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो कोर कंपोनेंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, वो होता है डोमेन। यानी डोमेन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, शेयर्स और सिक्योरिटी वगैरह हम डोमेन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डोमेन क्योंकि कोर कंपोनेंट है, तो डोमेन के जो छोटे कंपोनेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, या इसको हम शॉर्ट में करते हैं ओयूज। तो हम करते हैं अपनी आसानी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम ओयूज क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट है। एक हमारा फाइनेंस हो गया, एक हमारा मार्केटिंग हो गया, एक हमारा MIS हो गया और एक हमारा प्रिक्योरमेंट हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओयूज क्रिएट करेंगे और उसमें वो सारे यूजर्स हम मूव कराएंगे जिनको हमें एक स्पेसिफिक शेयर देनी है, शेयर ड्राइव देनी है। ये सारी चीज़ें हम, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ओयूज को वहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ होती है साइट। साइट क्या चीज़ होती है? कलेक्शन ऑफ AD ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय देयर फिजिकल लोकेशन। बेसिकली होता ये है कि बाज़ औक़ात हमारा हेड ऑफिस कहीं और होता है और ब्रांच ऑफिस कहीं और होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? अगर हमारी फिजिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हों तो फिर हम क्या करते हैं? हम फिर अगर डोमेन कंट्रोलर हमें बनाने होते हैं तो एक डोमेन कंट्रोलर को हम एक साइड पे रख लेते हैं और दूसरे को हम दूसरी साइड पे रख लेते हैं। यानी साइट का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास आपके ऑफिस बहुत दूर दूर हैं तो फिर आपको साइट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर एक ही बिल्डिंग में तो फिर आपको कोई भी साइट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली साइट हम इसको कहते हैं। उसके बाद है पार्टीशन। पार्टीशन क्या चीज़ होती है? पार्टीशन ये होती है कि आपका जब एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं तो एक डेटाबेस इंस्टॉल होता है एक खास किस्म की फोल्डर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पार्टीशन। इसी तरह डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं? डोमेन कंट्रोलर्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर क्या होती है? एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है और ये आपस में सिंक करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अपडेट करते रहते हैं। और इस सिंक करने को या अपडेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अच्छा, डेटा स्टोर मैंने आपको बताया था, द फाइल ऑन ईच डोमेन कंट्रोलर स्टोर था ADDS इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये एक डेटाबेस होता है, अभी हम देखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अभी जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कि ये कौन सा डेटाबेस है जिसको हम डेटा स्टोर कहते हैं। उसके बाद ग्लोबल कैटलॉग सर्वर मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ। डोमेन कंट्रोलर विच होस्ट द ग्लोबल कैटलॉग सर्वर विच इज अ पार्शियल रीड ओनली कॉपी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन द फॉरेस्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई आपका ऑफिस है जो सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है तो उस केस के अंदर उस यूजर्स के लिए हम क्या करते हैं? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बना के दे देते हैं उस ऑफिस के लिए। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी जो प्रिविलेज अकाउंट होता है, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन एडमिन या एंटरप्राइज एडमिन, वो सारे इस एक्टिव डायरेक्टरी की रेप्लिकेशन में मूव नहीं होते। हम स्पेसिफिक यूजर्स को खाली मूव करते हैं उस डोमेन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में। तो ये डिज़ाइन हम देख लेते हैं। हम ग्राफिकल वे में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी यार, जो अब तक नहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे राइट पे देखिएगा, सबसे सिंपलेस्ट जो मॉडल होता है जो हर कंपनी में चल रहा होता है वो होता है सिंगल डोमेन मॉडल, यानी सिंगल फॉरेस्ट सिंगल डोमेन। जैसे इसमें आपको एक डोमेन नजर आ रहा होगा company.pri। तो इसके अंदर हमने क्या करा है? हमने एक डोमेन बनाया है। डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से। अच्छा, उस डोमेन के अंदर एटलीस्ट जो है वो आपके पास 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 2? क्योंकि अगर आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अगर किसी फॉल्ट की वजह से डिस्टर्ब होता है या डाउन हो जाता है तो उसको बैकअप, उसके लिए आपके पास एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैंने बहुत सारी जगहों पे 1 भी देखे, 2 भी देखे और 2 से ज़्यादा भी देखे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 2 होने चाहिए और दोनों को आप अलग अलग सर्वर पर इंस्टॉल करें। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा एक डिज़ाइन देखते हैं। दूसरे डिज़ाइन के अंदर क्या है कि हमारे पास जो है वो ट्रीज बने हैं। ट्रीज के अंदर क्या होता है कि आपका एक पेरेंट डोमेन होता है, उसके नीचे आपका चाइल्ड डोमेन भी होता है और ट्री डोमेन भी होता है। इन दोनों में कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा कि चाइल्ड डोमेन किसको कहते हैं और ट्री डोमेन किसको कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। इसमें हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बड़े ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपके ग्रुप की कुछ और कंपनीज भी होती हैं जिनके नाम डिफरेंट होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक ट्री डोमेन बना लेते हैं जिसके अंदर नेम भी चेंज होता है। उसके बाद एक और होता है मल्टी फॉरेस्ट डोमेन डिजाइन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके पास हमारे पास अब डोमेन ही दो अलग अलग हो गए, बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल ना। ये होता किस केस में? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गई। अब दोनों कंपनी के जो MIS डिपार्टमेंट थे वो अलग अलग थे, IT डिपार्टमेंट अलग थे। अब जब वो 2 मर्ज होते हैं तो उनके पास अपना अलग फॉरेस्ट होता है, हमारे पास अपना अलग फॉरेस्ट होता है। तो मतलब ये जब कोई कंपनियां मर्ज होती हैं तो इस तरह का सिनारियो आता है, या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। मतलब मेरी कंपनी थी, मेरी कंपनी को किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया, या मैंने किसी और की कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो फिर इस केस में क्या होगा कि मेरे 2 फॉरेस्ट आपस में क्या होंगे?
हमें एक दूसरे के साथ उनको कंबाइन करना पड़ेगा, और जो कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान, फॉरेस्ट के दरमियान एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट को हम डिस्कस करेंगे अपनी एडवांस वीडियो सीरीज में भी, क्योंकि ये बेसिक सी है, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर के, आपके पास एक कंपनी है PRI, उसका मैंने नीचे एक और डोमेन बनाया ड्रिवन डेनवर कंपनी .PRI। अब देखें इसके अंदर जो इसने जो कंटिन्यूअस नेम स्पेस था वो सेम ही है, मतलब चाइल्ड के अंदर भी क्या है, अपने पेरेंट का एक एड्रेस आ रहा है। तो इसको इस तरह के जो डोमेन बना रहे हैं, जो एक डोमेन के नीचे दूसरा डोमेन आ रहा है, इसको हम कहेंगे चाइल्ड, जिसमें क्या होगा, पेरेंट डोमेन की भी कुछ सब डोमेन का पार्ट शामिल होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कोई नई कंपनी आ गई जो आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, उसका नाम ही अलग है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके नीचे भी आप क्या करेंगे, एक डोमेन बनाएंगे, लेकिन उस डोमेन के अंदर जो नेमिंग होगा, वो नेम जो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके पेरेंट नेम से, मतलब वो पेरेंट नेम से किसी भी तरह रिलेट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम कहते हैं एक ट्री बन रहा है। यानी ट्री के अंदर और चाइल्ड डोमेन में ये डिफरेंस होता है कि ट्री के अंदर जो होता है वो नेम स्पेस जो होता है वो सेम होता है, लेकिन चाइल्ड डोमेन में नेम स्पेस सेम होता है, और ट्री के अंदर नेम स्पेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखें इसका पेरेंट है कंपनी .PRI, लेकिन उसी के नीचे मैंने टोको .PRI बनाया, ये तो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये ट्री बन रहा है। लेकिन ये लेफ्ट साइड पे क्या है, डेनवर कंपनी .PRI, इन PRI कंपनी .PRI नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो ये चाइल्ड डोमेन है और ये पेरेंट डोमेन, और ये ट्री है। तो ट्री और चाइल्ड डोमेन के अंदर ये डिफरेंस होता है, ये मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, लेकिन 90% लोग गलत ही जवाब देते हैं इसका। अच्छा, उसी की तरह अगर आप देखें, अब आपके पास क्या होता है, मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर के नीचे आप जितने डोमेन चाहे बनाना चाहें, जैसे अब ये डेनवर के नीचे टेस्ट denver.company.PRI बना, production.denver.company.PRI बना। इसी तरह आप इसके नीचे भी क्या कर सकते हैं, देखें आप चाइल्ड डोमेन पे तो आ गए, लेकिन चाइल्ड डोमेन के अंदर आके फिर आपने एक नई ट्री बना ली। अब आपने क्या करा है, verito.com बना ली। तो इसमें क्या होता है, वरना अगर आप पुरानी मॉडल में रहते तो उसके अंदर आपका डोमेन नेम बढ़ता ही रहता है। इसका मतलब है कि इस पिक्चर के अंदर हमारे पास 2 ट्री बन रहे हैं। आप किस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि देखें आप 2 जगहों पे नाम चेंज हो रहे हैं, एक टोको पे और एक रिटियो पे, और चाइल्ड डोमेन हमारे कितने बन रहे हैं, एक चाइल्ड डोमेन बना, और चाइल्ड डोमेन के फिर अगेन क्या बन रहे हैं, 2 चाइल्ड डोमेन बन रहे हैं। तो इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने चाइल्ड डोमेन है और कितने ट्री डोमेन है। अच्छा, ये मैंने आपको मल्टी फॉरेस्ट की एग्जाम्पल बताई थी कि आपकी एक कंपनी है PRI, अब एक दूसरी कंपनी आ गई specialized.net। अब इन दोनों को क्या हुआ, या तो ये मर्ज हो गई हैं, या क्या हुआ, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो हमें क्या करना होता है इस केस के अंदर, इसकी अगर एक डोमेन के अंदर जो एक फॉरेस्ट में जो यूजर्स हैं मल्टी फॉरेस्ट के, अगर वो दूसरा फॉरेस्ट के यूजर उसको एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमें एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, हमें करना पड़ता है। ये किस तरह से करते हैं और कब क्या करते हैं, ये तो फिर मैं आपको एडवांस वीडियोस के अंदर ही बताऊंगा। लेकिन बहरहाल इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टी फॉरेस्ट में एक दूसरे की रिसोर्सेज को शेयर करा सकते हैं। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी है कि आपका जो पहला जो बनेगा डोमेन, उसको हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट रूट डोमेन भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो डोमेन बनता है उसको हम पेरेंट भी कहते हैं। उसके नीचे हमारे चाइल्ड डोमेन भी बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी.PRI एक डोमेन है, तो उसका चाइल्ड डोमेन बनेगा child1.company.PRI। अच्छा, इन सारी डोमेन्स के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है या इन डोमेन को फंक्शन करने के लिए हमें एक सर्विस रिक्वायर्ड होती है, DNS, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन। तो ये भी हम देखेंगे एक सर्विस किस तरह से वर्क करती है। तो चलें, अभी मल्टी फॉरेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था, ये हमें कब चाहिए होता था, मल्टी फॉरेस्ट स्ट्रक्चर हम बनाते ही नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अगर कभी ऐसा मसला हो कि मर्जर आ जाए या एक्विजिशन आ जाए कंपनीज की, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि आपको स्कीमा को चेंज करना है, लेकिन आपको स्कीमा की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो फिर आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर आप डिफरेंट फॉरेस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये कॉमन नहीं होता, बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। मतलब मैंने भी बहुत कम देखा है, मल्टी फॉरेस्ट इन्वायरमेंट जो है मतलब बहुत कम जगहों पर होता है, ना होने के बराबर होता है। तो चलें हम अभी मूव करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो उसके लिए आपको पता है मैंने अपने VM वर्कस्टेशन के ऊपर जो है वो विंडोज सर्वर 22 की इंस्टॉलेशन की थी लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को हम कुछ थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मैं इसमें अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, इसको हम फुल स्क्रीन पे चेंज कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपनी विंडोज़ सर्वर की इंस्टॉलेशन की थी और कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन करके मैंने इसको एंड कर दिया था उस वीडियो का। अब उसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, सबसे पहले आप जब भी सर्वर को लॉगिन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सर्वर मैनेजर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सर्वर मैनेजर अगर ओपन नहीं भी हो रहा है तो आप क्या करें, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखें आप, बेसिकली टास्क बार पर आता है, अभी ये लोड नहीं हुई पूरी विंडोज़।
वरना आप सर्च पे भी जाके सर्वर मैनेजर लिख लें, ये सर्वर मैनेजर है। ये बेसिकली इसका आइकॉन देखें, ये आ गया नीचे ना, ये सर्वर मैनेजर का आइकॉन हो गया। आप यहाँ से करते हैं। बेसिकली सर्वर मैनेजर क्या होता है, जब भी आपको कोई रोल या फीचर ऐड करना होता है तो उसके लिए हम सर्वर मैनेजर को यूज़ करते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक रोल है, तो रोल को ऐड करने के लिए आप सर्वर मैनेजर आपको चाहिए होगा, तो आप सर्वर मैनेजर को ओपन कर लें। अब सर्वर मैनेजर में ये डैशबोर्ड आता है, मैंने आपको बताया भी था। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड रोल एंड फीचर, ऐड अनदर सर्वर, हम किसी और सर्वर को भी नेटवर्क के यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ एक और ऑप्शन होगा लोकल सर्वर, तो ये देखें आपके पास लोकल सर्वर आ गया। अब इस लोकल सर्वर में हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था DCH01, अभी वर्क ग्रुप के अंदर है। ये मैंने इसको IP असाइन कर दी थी, स्टैटिक IP यूज़ करते हैं, तो ये स्टैटिक IP हमेशा सर्वर्स में यूज़ होती है। तो अगर हम देखें ऑल सर्वर्स में आ जाएंगे, ये आ रहे हैं। तो अभी ऑल सर्वर में हमारा एक ही सर्वर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी और सर्वर ऐड नहीं किए, लेकिन फ्यूचर वीडियो में मैं इसके अंदर सर्वर ऐड करूँगा। अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी अगर इंस्टॉल करनी है तो आप क्या करें, आप लोकल सर्वर को ही क्लिक करें, बल्कि आप ऑल सर्वर पर आ जाएं, ऑलरेडी सेलेक्ट है। आप चले जाएं मैनेज में, और मैनेज में आपको नजर आ रहा होगा एक ऑप्शन ऐड रोल एंड फीचर। या तो यहाँ से कर लें या डैशबोर्ड पे आ जाएं, कहीं से भी कर लें, दोनों जगह से आप कर सकते हैं। आप यहाँ से कर लें। उसके बाद ये पहली आपको बताएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, स्टैटिक IP देनी चाहिए और विंडोज अपडेट होनी चाहिए। हम ये सारी काम कर चुके हैं, हम नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। अब देखें ये रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन है, बाय डिफॉल्ट हम यही करते हैं। 100% 99% ये करते हैं, 1% जो है वो दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें कहता है आप सेलेक्ट चूज़ कर लें। सर्वर हमने सेलेक्ट किया हुआ, ये हमारा सर्वर आ गया, हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये सारे रोल्स हैं जो हम असाइन कर सकते हैं अपने सर्वर को। अभी जो हम रोल इंस्टॉल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जो आपको सेकंड में नजर आ रहा होगा। ये मैंने गलत क्लिक कर दिया, थर्ड कर दिया, इसको हम कर देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। देखें अब जब मैं ये इंस्टॉल करता हूं तो ये क्या कहता है, यू कैन नॉट इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस अनलेस द फॉलोइंग रोल सर्विसेज। रोल सर्विसेज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ना, एंड फीचर ऑल्सो इंस्टॉल्ड। बेसिकली ये क्या करता है कि इससे रिलेटेड जितनी रोल सर्विसेज को रिक्वायर्ड है और फीचर है वो भी अपने साथ ही इंस्टॉल कर लेता। तो मैंने कहा सही है, ऐड फीचर करें और नेक्स्ट कर देंगे, मतलब उनको भी अपने साथ कर लें। तो अब ये फीचर्स खुद ही ऐड करता है बाय डिफॉल्ट, और हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस पर एक ऑप्शन आ रहा होगा रीस्टार्ट द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वेयर रिक्वायर्ड, मैंने इसको येस कर दिया और मैंने इसको इंस्टॉल पे लगा दिया। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये अब आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है आपके सर्वर में, क्योंकि जब तक सर्वर पे आप कोई रोल इंस्टॉल नहीं करेंगे सर्वर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो कोई सर्विस ही नहीं दे रहा किसी भी क्लाइंट को। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, उस रोल को या उस सर्विस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और दूसरे स्टेप में हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी हमारा पहला स्टेप चल रहा है। तो पहले स्टेप के अंदर देखें कुछ फीचर इंस्टॉल कर रहा है, नीचे सारे आपको नज़र आ रहे होंगे कौन कौन से ये फीचर्स को इंस्टॉल कर रहा है। अब जैसे ही रोल इंस्टॉल हो जाएगा, मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया हुआ है, तो फिर ये क्या होगा, रीस्टार्ट होगा आपकी मशीन, क्योंकि जब भी कोई नया रोल इंस्टॉल होता है तो ज़्यादातर टाइम जो है वो आपकी मशीन को रिबूट भी करता है। तो हम अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए अब हमारे रोल जो है वो इंस्टॉल हो गया एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास एक लिंक आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, मतलब अभी आपके पास खाली आपके पास रोल इंस्टॉल हुआ, लेकिन आपने अभी इसको डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाया। तो एक तो आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ आपको क्लोज नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से क्लिक कर लें, तो यहाँ से भी ये एक स्टेप विजिट या स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसको क्लोज करते हैं, मैं आपको दूसरी जगह भी बता देता हूँ। हम क्लोज करते हैं, देखें आप टॉप में आपको एक येलो कलर की वार्निंग नोटिफिकेशन आ रही है, इसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। तो हम वहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी, तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आपके पास आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे जो हैं ये ऑप्शन हैं, इनको आप 1 बाय 1 मैं सारे डिस्कस करूँगा, बहुत आराम से इसको देखें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आ रहा है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू अ एग्जिस्टिंग डोमेन। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक डोमेन बना हुआ है कोई, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा डोमेन उसके साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा डोमेन हमारे 2 टाइप के ही हो सकते हैं। अगर कोई डोमेन बना है तो हम उसके अंदर उसके साथ क्या कर सकते हैं, उस डोमेन कंट्रोलर के साथ, उस डोमेन कंट्रोलर के साथ, मतलब डोमेन कंट्रोलर आपके 2 ही हो सकते हैं, या तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होगा। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे। यानी आपको अगर कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है या कोई रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर करना है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट चूज होता ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही ऑप्शन होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिफॉल्ट में रख दिया।
अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, ऐड अ न्यू डोमेन। अभी डोमेन कंट्रोलर था, अब डोमेन कंट्रोलर नहीं है बल्कि डोमेन है। अब डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे दो टाइप के ही डोमेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक चाइल्ड डोमेन होता है और दूसरा जो होता है हमारा ट्री डोमेन होता है। देखिए मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये आ रहा है, सेलेक्ट द डोमेन टाइप। मैंने बताया आपको कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो चाइल्ड होते हैं या वो ट्री होते हैं। हमने अभी पीछे इसको सबको डिस्कस किया। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें या तो आपको चाइल्ड नजर आ रहा होगा या डोमेन ट्री नजर आ रहा होगा। तो चाइल्ड या ट्री दोनों में से एक टाइप के हो सकते हैं। तो अगर डोमेन बनाना है तो आप किसको करेंगे, आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए फर्स्ट डोमेन आपका होना चाहिए। हमारे केस के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अभी हमारे पास कोई भी डोमेन नहीं है। जब कोई भी डोमेन नहीं है तो ना उसका चाइल्ड बन सकता है, ना उसका एडिशनल बन सकता है और ना उसका ट्री डोमेन बन सकता है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई डोमेन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला जब डोमेन बनता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके साथ एक नया फॉरेस्ट भी बनाते हैं। यानी जो आपका रूट डोमेन होगा हमेशा उसके साथ एक फॉरेस्ट भी ऐड होता है। तो ये चीज़ें ना, ये तीनों चीज़ों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं होती हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसके साथ आपका एक नया फॉरेस्ट बनता है और एक नया डोमेन बनता है। तो आप जब भी कोई नई इंस्टॉलेशन करें और उसके अंदर एक नया डोमेन बनाना है आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉरेस्ट बनाएंगे। और उस फॉरेस्ट के अंदर क्या करते हैं, यानी अभी कुछ भी नहीं है, स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं, तो ना कोई डोमेन है ना कोई डोमेन कंट्रोलर है, हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक फॉरेस्ट बनाते हैं। अच्छा, जब फॉरेस्ट बनाने के लिए मिनिमम आपको क्या करना पड़ता है, एक रूट डोमेन बनाते हैं। रूट का मतलब ये सबसे पहला है। तो अभी मेरे केस के अंदर हम इसको नाम दे देते हैं होम लैब डॉट लोकल। मेरा ख्याल है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डोमेन कंट्रोलर कहाँ ऐड करते हैं, डोमेन कहाँ करते हैं और फॉरेस्ट कहाँ करते हैं। सही है, ये मैंने इसको नाम दे दिया होम लैब डॉट लोकल। हम कर लेते हैं नेक्स्ट को। ठीक है, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। ये एक विज़िट स्टार्ट हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि फिर मैं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 2022 की। अच्छा देखें, अब आपके पास कुछ ऑप्शन आ गए, मैं वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेता हूँ। देखें सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, डोमेन फॉरेस्ट फंक्शन लेवल। फॉरेस्ट फंक्शन लेवल का मतलब क्या होता है कि आपको मैंने अभी फॉरेस्ट बता दिया क्या होता है। उस फॉरेस्ट के अंदर जो आपका डोमेन कंट्रोलर लीस्ट होगा, जैसे अभी आप बना तो रहे हैं 2019 का डोमेन कंट्रोलर, लेकिन उसके बाद अगर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी ये फ्रेश बनाया तो जाहिर बात है इसके साथ कोई फॉरेस्ट तो होगा ही नहीं है। नई फॉरेस्ट है तो इसका फॉरेस्ट फंक्शन लेवल पुराना तो देगा ही नहीं है। तो ये 2022 भी 2016 दे रहा होता है। तो लेकिन आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ ऑलरेडी फॉरेस्ट बना हुआ है, आप एक कोई डोमेन कंट्रोलर बनाने, तो उसके अंदर आपको वो चूज करना होता है जो डोमेन कंट्रोलर सबसे पुराना होता है आपके पास। जैसे विंडोज 2007 R2 है तो आप फॉरेस्ट फंक्शन लेवल लेंगे फॉरेस्ट लेवल पे। उसके बाद आपको डोमेन फंक्शन लेवल क्या होना होता है कि अगर जैसे आप डोमेन फंक्शन लेवल का मतलब है या आप तो कोई चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं या आप कोई ट्री डोमेन बना रहे हैं, तो उस केस में आप देखेंगे आपका जो पुराना सबसे ओल्डेस्ट है वो ले लेंगे। तो हमारा क्योंकि बिल्कुल नया केस है, हमको पता है कि हमारे कोई दूसरे डोमेन या हमारे कोई फॉरेस्ट नहीं है, तो हम 2016 को ही चूज कर लेंगे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, डीएनएस सर्वर की जो रोल है उसको भी इंस्टॉल कर देता है, तो इसको भी इंस्टॉल दे दें। उसके बाद ग्लोबल कैटलॉग सर्वर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, इसको भी ये इंस्टॉल करता है इसी सर्वर पे। उसके बाद आता है ये चेक, देखें ग्रे, दूसरा ग्रे है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये ग्रे क्यों है, ये तो आपके लिए क्वेश्चन था लेकिन आंसर मैं बता देता हूँ। ये इसलिए होता है कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जब बनता है, जब कोई पहला डोमेन कंट्रोलर हो तो हम क्या करते हैं उसका रीड ओनली बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला इसलिए ग्रे है। लेकिन जब मैं एक बार एक डोमेन कंट्रोलर बना लूंगा तो ये ग्रे नहीं होगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड टाइप करना है, टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, जिसको हम DSRM भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर अकाउंट या यूज़र अकाउंट, तो आप उसको रिस्टोर करते हैं। तो उसको रिस्टोर करने के लिए आपको क्या होता है, कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो उस पासवर्ड के लिए क्या करते हैं उसको आप यहाँ पे टाइप करते हैं ताकि कोई दूसरा यूज़र जो है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई गलत पासवर्ड इसमें एंटर ना करते हैं। तो वो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा, अब ये क्योंकि इसको अभी कोई पेरेंट डोमेन या पेरेंट DNS मिल ही नहीं रहा है, तो ये एक वार्निंग आती है, इसको इग्नोर करें कि आपने जो कंपनी होम लैब डॉट लोकल बनाया है उसका रूट डोमेन इसको नहीं मिल रहा, तो आप छोड़ दें, क्योंकि हमने अभी उसी को ही रूट डोमेन बनाया। हम लेकिन नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये आपको एक नेट बायोस नेम देगा। नेट बायोस नेम ये होता है कि आप अगर लिनक्स वगैरह के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ डोमेन नेम नहीं काम करता, खाली नेट बायोस नेम से भी वो आपके डोमेन को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हमारा होम लैब है,
तो ये हमारे होम लेग आ गया। उसके बाद हम पाथ को डिस्कस कर लेते हैं। ये पाथ मैंने जो स्लाइड्स में बताए थे, अब वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से डेटाबेस होते हैं। देखिए ये आ गया डेटाबेस फोल्डर, NTDS जो है ये NTDS.dit, ये एक इसका क्या होता है, एक डेटाबेस बनता है जो इस पाथ के ऊपर सेव होता है, सी विंडोज NTDS। इसी तरह इस डेटाबेस से रिलेटेड जो लॉग क्रिएट होते हैं वो इस लोकेशन पर होते हैं। और एक और फोल्डर होता है sysvol, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ से हम पूरी ग्रुप पॉलिसी को रेप्लिकेट करते हैं, तो इसकी लोकेशन भी यही होती है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो डेटाबेस फोल्डर और लॉग फोल्डर है, इनको अलग अलग ड्राइव पे रखना चाहिए, उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। लेकिन क्योंकि टैक्स एनवायरनमेंट है तो हम अभी जो डिफॉल्ट आ रहा है वो लेके नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा होगा व्यू स्क्रिप्ट। ये व्यू स्क्रिप्ट क्या करता है, बेसिकली आपको पावर शेल की कुछ कमांड्स दे रहा है। अगर आप पावर शेल के थ्रू, जैसे मैंने डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो में, कि अगर आपके पास सर्वर कोर इंस्टॉल हो तो वहाँ तो GUI होता ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर विंडोज़ को सर्वर को इंस्टॉल करना है तो फिर हम इस पावर शेल की कमांड से ये इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम इसको कॉपी करके वहाँ पे जाके रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसलिए यूज़ होता है, ये एडवांस फीचर्स होता है, तो एडवांस सीरीज के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ये प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है कि ये आपके पास प्री रिक्विजिट चेक है भी, आप इसको बना भी सकते हैं इस मशीन को डोमेन कंट्रोलर या नहीं। तो इसमें कुछ वार्निंग्स आती हैं। वार्निंग का मतलब ये होता है कि वो अगर हो तो सही है, अगर नहीं हो तो तब भी आप कम से कम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये भी चेक कर रहा है कुछ वार्निंग्स को। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर आ गया ऑल द प्रीरिक्विजिट चेक्स पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल पेज बिगिन। देखें ये सारी चीज़ें इसने, अगर ये आपके पास ग्रीन आ जाए तो इसका मतलब आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। तो हम इंस्टॉल को क्लिक करते हैं और ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल होने के बाद रिबूट करेगा आपके सिस्टम को एक बार। ये देखें हमारा सर्वर जो है वो रिबूट हो गया, और रिबूट होने के बाद ये भी दोबारा आता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के बाद जो है सर्वर रिबूट होते हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी नेमिंग स्कीम चेंज हो जाती है, वो वर्क ग्रुप से डोमेन पे चला जाता है, तो वो रिबूट होता है उसके लिए ना। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये हम इसको देखें। अब आप इसका नाम चेंज हो गया, homelab.administrator। बेसिकली ये मेरा डोमेन है और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है। जब भी आप डोमेन ज्वाइन करा देते हैं तो आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। तो हम अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे उसी के पासवर्ड से इसको लॉगिन करते हैं, जो हमारा था विन। तो ये देखें हमारा डोमेन जो है वो लॉगिन हो गया, और ये सर्वर मैनेजर हमारा ओपन हो गया। इसको ये देखें कुछ हमारी सर्विसेज यहाँ लोकल हो रही हैं, लोकल सर्वर्स पे। अच्छा, जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे ना विंडोज़ 2022 के अंदर, एक थोड़ा सा मुझे चेंज ऐसा लगा कि इसमें सर्विसेज जो है ना, ये रेड कलर में जो आ रही हैं, ये बेसिकली कोई एरर नहीं होता, बल्कि अगर आप नीचे देखेंगे इसकी डिटेल में आना सर्विसेज, तो इसमें सर्विसेज जो है ना वो बहुत डिले स्टार्ट होती हैं। डिले का मतलब है कि 5, 6, 7, 8 मिनट तक सारी सर्विस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा, क्योंकि रिसोर्सेज अगर अच्छी हो तो ये शायद बहुत तेज़ी से भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क स्टेशन पर ही काम कर रहा हूँ, सर्वर मशीन पे नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी डिले होती है। देखें ये हो गई ये वाली ADDS आपके पास। अब ये देखें रोल एंड सर्वर ग्रुप के अंदर आप ADDS का रोल आपके पास आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज DNS का आ गया, फाइल सर्विसेज का आ गया। तो ये सारे रोल आपके पास आ गए। अच्छा, इनको चेक करने के लिए ये रोल आ गए नहीं आ गए, आप सर्वर मैनेजर के ऊपर ही देखें तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टूल का, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। हम इसको क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हम सारे अपने यूज़र अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए ये मेरा डोमेन आ रहा है homelab.local, जो मैंने अभी बनाया था, और इसके ये कंटेनर आ रहे हैं। इसमें एक आ गया डोमेन कंट्रोलर का कंटेनर, ये अभी हमने एक डोमेन कंट्रोलर को क्रिएट किया है, तो यहाँ पर आ गया। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि डोमेन कंट्रोलर टाइप क्या है, ग्लोबल कैटलॉग। ये हमने डिस्कस की थी ना, ये ग्लोबल कैटलॉग होती है। और साइट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट ही बनती है अगर आप खुद से डिफाइन ना करें। तो जितने भी डोमेन कंट्रोलर बनेंगे उसके अंदर ये भी आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो सेकंड टैब पे आ जाएं। तो ये आपको बता रहा है, जैसे मेरा वर्जन आ रहा है अभी विंडोज सर्वर 22 डेटा सेंटर, और ये इसका वर्जन नंबर आ रहा है। तो ये हमने खैर सक्सेसफुली एक डोमेन कंट्रोलर को
इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं आगे की वीडियोस में, कि इसका एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल होगा, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी और कैसे करनी चाहिए, रिकमेंडेड क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी ये बहुत लंबी सीरीज चलेगी, तो ये सारी चीज़ मैं कंट्रोल आगे जो है वो कवर करूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।